जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें इसके असरात तो आ रहे हैं। आप नए हरबस जो है वो बंद होने की वजह से हजारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफर रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहां पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली अब नए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है और कुछ ना करे तो इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल ये 28% तक बढ़ी थी और अब जो खबर आई है लेटेस्ट वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है, जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं ये गिराए किसने। देखिए, ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फजा में यानी जमीन से फिजा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जंग चल रही है, जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए, लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो वो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते थे। अब इसमें एक खबर और आई है और ये खबर ये बताती है कि कुछ जो कुवैती बहरिया के लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक अहलकार जो है वो जाँ बहक भी हुआ है। अब ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं अंदर से किसी ने बगावत की और उन्होंने अमेरिकन तैयारों को निशाना बना दिया। क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो हैं वो अरब हुक्मरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही अरब हुक्मरानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, खलीजी ममालिक के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने अपना दिफाई निजाम वहां से हटा लिया। अमेरिका सिर्फ इन ममालिक को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा कि इनको अपना दिफाई निजाम खुद खड़ा करना होगा और अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। अब ये ईरान के साथ खलीजी ममालिक को लड़वाना इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की और उसके लिए काम हो भी रहा है। मैं आपको एक खबर देता हूं, एक तो जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको, इसके ऊपर जो अटैक हुआ ईरान ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सऊदी भाइयों को आगाह भी कर दिया है कि इस हमले के पीछे हम नहीं है, हमने किसी रिफाइनरी के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल नहीं दागा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मिसाइल किसने फेंका है और अगर ये इसराइल की तरफ से आया है या किसी और तरफ से आया है तो ये फिर मामला बहुत लंबा चलेगा, ये यहां खत्म नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कहा, ईरान कह सकता था हमने मारा, जंग में वो गलती से आ गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं मारा, हमने किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक नहीं किया। अमरीकी एक सहाफी हैं, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक इंकशाफ किया है। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरब में मुसाद के कुछ एजेंट्स पकड़े गए और ये बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस इल्जाम में गुज़िश्ता रात इनको पकड़ा गया है और ये कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ये खलीजी ममालिक हैं कतर और सऊदी अरब, यहां पे इस किस्म की बम धमाके या कार्रवाइयां करवाई जाए जिससे अनारकी फैले और इन्हें लड़ाई के ऊपर उकसाया जाए। अब ये देखें, ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि यहां पे मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं इन मुल्कों में। तो अब अरब मुल्कों को यह बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ईरान से डराकर हमारे ऊपर लंबे अरसे तक मुसल्लत रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं और हमें तो जरूरत ही नहीं थी इतना पैसा खर्च करने के लिए अपने दिफा पे, जितना हमने खर्च कर लिया। अगर अपने ऊपर खर्च लेते तो आज शायद बेहतर पोजीशन में होते। नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि महमूद अहमदीनजाद बहुत मकबूल हैं ईरान के अंदर, साबिक सदर हैं ईरान के और बड़ी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी शानदार इंसान है। महमूद अहमदीनजाद जो हैं वो बच गए हमले में। उनके बारे में पहले इतला आई थी कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन अब जो इतला आई है उसके मुताबिक वो बच गए हैं।
यूरोप से पहले हुक्मरान ने आवाज उठाई है। ये स्पेन के वजीर आजम है पेड्रो, इन्होंने अमरीकी हमले और इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है, इसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अपने अड्डे भी देने से इनकार कर दिया कि हम अपने अड्डे भी नहीं देंगे। जबकि बरतानिया ने अड्डे तो दे दिया अमेरिका को, लेकिन लड़ाई में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने माजी से सबक सीखा है, जो इराक जंग में हमारे साथ हुआ उससे हमने ये सबक सीखा है कि अब हम दोबारा इस तरह की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना हम इस लड़ाई में आना चाहते हैं। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में सूरत बहुत अजीब है इस वक्त। वहां से जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जो पूरी दुनिया से आकर वहां पे रहते थे और वहां का शानदार अमनो अमान एंजॉय कर रहे थे, अब सर्दियों में पूरी दुनिया वहां आ जाती थी। आजकल सर्दियों का सीजन है, तो जैसे ही गर्मियां होती थी तो दुनिया के अमीर तीन लोग यूरोप में चले जाते थे, सर्दियां आती थी तो मिडिल ईस्ट में आ जाते थे। अब वो सारे लोग ये खित्ता छोड़कर भाग रहे हैं। इसके लिए खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रियाद में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपति अपनी फैमिलियों को लेकर गाड़ियों समेत वहां पे पहुंचे हुए हैं और प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठ बैठ के निकल रहे हैं कि हमें यूरोप पहुंचा दो किसी तरह। और रास्ता भी बहुत लंबा लेना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वहां से इसराइल वाली साइड से तो जा नहीं सकते, तो एक लंबा रास्ता लेकर ये लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इन्हें खतरा है कि जंग फैलेगी और ये कहीं ना मारे जाए, कोई मिसाइल भूल भाल के इधर ना आ जाए। और यहां से निकलने के लिए जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, अब एक एक प्राइवेट जेट की जो परवाज है उसके लिए 2,60,000 पाउंड तक, यानी पाकिस्तानी ये कोई 10 करोड़ रुपया बनता है, 10-10 करोड़ रुपया दे के एक एक जेट को ले जाया जा रहा है कि जनाब हमारी फैमिली को यहां से यूरोप पहुंचा दें और हमें यहां से निकाल दें किसी तरह से। अब आ जाए नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये दबाव बहुत बढ़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, वो नामजदगी वापस ली जाए। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने किया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। हालांकि 160 बच्चियों को एक साथ दफनाया गया है, उनकी कब्रें तैयार कर दी गई हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उन बच्चियों को एक साथ दफनाया जाएगा। ये मासूम बच्चियां कत्ल हुई हैं। पूरी दुनिया में इस मंजर के बाद गम और गुस्सा है। और करने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू। तो ये नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया और कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बिलावल तो चुप थे अमन के नोबेल इनाम के मामले पर। मरियम नवाज से जब यह सवाल किया गया कि आप क्या कहती हैं, शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया हुआ है, तो मरियम नवाज ने हमायत कर दी। ठीक किया हुआ, शहबाज शरीफ जो करते हैं ठीक करते हैं, यानी अच्छा किया है शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को, यानी हमायत कर दी डोनाल्ड ट्रंप के अमन के नोबेल इनाम के लिए। इस वक्त मरियम नवाज ने, जिस वक्त ईरान के अंदर जो शहादतें हैं उनकी तादाद 600-700 के करीब बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर 30 के करीब, 35 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और पूरे खित्ते को एक जंग की आग में लपेट दिया है। छोटे बच्चे तक जो हैं वो इसमें जंबक हो गए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई वो भी शहीद हो गए हैं। और उसके बावजूद मरियम नवाज कह रही है नहीं, शहबाज शरीफ ने ठीक किया है डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हवाले से। तो ये खानदान ऐसा ही है, ये नहीं सीख सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये ना कभी पब्लिक के थे, ना पब्लिक के हैं, ना आम आदमी की तरह सोचते हैं, ना आम आदमी की तरह जीते हैं, ना आम आदमी की बात करते हैं और ना कभी आम आदमी की तर्जुमानी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब चीज चल रही है। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ और जरदारी साहब से उनका मौकिफ नहीं लेना चाहते, जो ओहदों पे बैठे हुए उनसे मौकिफ नहीं लेना चाहते कि जनाब क्या चल रहा है इसराइल और ईरान के मामले में, आपके दिल पे आप बताइए ना। उनसे मौकिफ नहीं लेना चाहते, लेकिन जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से जानना चाहते हैं कि बताओ अब आप इस मामले में क्या कहते हो। भाई अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनका ट्विटर खुलवा दें, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनसे किसी को मिलवा दें ना। आप जब इमरान खान की किसी से मुलाकात ही नहीं हो रही, जब वो किसी से मिल ही नहीं रहे, तो उनका स्टेटमेंट बाहर कैसे आ जाएगा? फिर वो अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जनाब वो ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। भाई ट्विटर के ऊपर जो लोग बैठे हुए ना इमरान खान साहब की टीम में, अगर आपको समझा देता हूं, वो लोग इंतजार करते हैं। जब भी इमरान खान साहब की लोगों से मुलाकात होती है तो वो उन सब लोगों से बात करते हैं, उन सब लोगों से उनके स्टेटमेंट्स लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रीचेक करते हैं और इस तरह इमरान खान साहब का एक कंप्रीहेंसिव पूरा स्टेटमेंट बना के वो उनके ट्विटर पे डाल देते हैं। इस तरह इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बाहर आता है। अगर आप इमरान खान से 15 दिन या 20 दिन मुलाकात बंद करवा देंगे ना, तो 15 दिन 20 दिन इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। ये माजी में हमने होता हुआ भी देखा है।
इमरान खान का स्टेटमेंट सिर्फ तब बाहर आता है जब कोई जाता है और जाकर इमरान खान साहब को मिलता है। और अगर इनकी तसल्ली नहीं हो रही तो देख ले, इमरान खान से ज्यादा आज तक कभी किसी ने इसराइल को चैलेंज नहीं किया, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने नहीं किया, और इतने खुलकर स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिए जैसे इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। और जो इस वक्त बाहर है हुक्मरान या लोग जिनमें आप ये कह दें नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, आर्मी चीफ है, इनसे नहीं पूछते जनाब आपने स्टेटमेंट क्या दिया है या आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब से पूछ लें, बाकियों से पूछ लें आप। वो एक बंदा कैदी है, उससे मुलाकात ही नहीं हो रही, उसका स्टेटमेंट कैसे बाहर आएगा? या तो सुबह उसकी मुलाकात करवाएं और देखें उसका स्टेटमेंट कैसा बाहर आता। आप सबके मुंह लाल हो जाएंगे, ऐसा जवाब वो देगा। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आर्मी चीफ के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है और उसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ को दावत नहीं दी अमेरिका ने। व्हाइट हाउस ने यह क्लेम किया है और उन्होंने डिनाई किया है, यह तरदीद की है इन खबरों की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या दुनिया के किसी और आर्मी चीफ को अमेरिकी फौज की 250वीं जो एक एनिवर्सरी है उस परेड के मौके पे दावत दी गई। किसी को दावत नहीं दी गई और ये खबरें झूठ थी और झूठ फैलाया गया। इसमें हुआ क्या था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि सबसे पहले ये खबर डाली इंडियन मीडिया ने और एक दाने के तौर पे डाली, तो पाकिस्तान में मौजूद टाउटों ने ये दाना चुग लिया। जरा मैं आपको फिर बताता हूं कि इंडियन मीडिया ने ये दाना डाला और पाकिस्तान में मौजूद जो टाउट्स हैं, जो प्रोएक्टिव टाउट्स हैं या जो सुपर टाउट्स हैं, जो बहुत हर वक्त तैयारी में रहते हैं कि जूता कहीं नजर आए तो हमने पॉलिश करना है फटाफट, जो हर वक्त पॉलिश अपने मुंह पर मलकर तैयार रहते हैं कि कहीं पे जूता नजर आ जाए हमने जनाब फौरी तौर पे उसको पॉलिश करना है। तो ये जो टाउट्स थे, जैसे ही इंडियन मीडिया ने दाना डाला इन्होंने फौरन चुग लिया, क्योंकि ये जो फेक न्यूज है ये इंडियन मीडिया ने पहले चलाई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने दावत दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने, कि डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है और 250वीं एनिवर्सरी भी है, लिहाजा इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया। अब इसके ऊपर टाउटों ने दाना चुग लिया और उन्होंने एक के बाद एक जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने मना भी नहीं किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो झूठी तारीफें कर रहे थे, ये तो खुशामद कर रहे थे और खुशामद तो सबको पसंद होती है। तो इस झूठ की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पूरा एक महल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदगी हुई। अब वही इंडियन मीडिया जिन्होंने दाना फेंका था और इन्होंने दाना चुग लिया, तो उन्होंने बाद में बड़े आराम से व्हाइट हाउस का मौकिफ लिया या नहीं लिया, जो भी किया उन्होंने उसके ऊपर खबर जारी करवा दी कि जनाब इनको तो दावत मिली नहीं। और ये क्लेम नहीं कर सकते कि दावत मिली या नहीं मिली। मैंने अपने तौर पे सोर्सेज से पता किया तो मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज है उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा मेरे कोई दावत नहीं आई थी और हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि दावत आई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि ये जो प्रोएक्टिव किस्म के टाउट्स हैं इनको लगाम डालें और शर्मिंदगी से बचने के लिए इन टाउट्स को ये बता दें कि जब आपको कोई व्हाट्सएप आए तो उसके ऊपर आप खबर दे दिया करें, जैसे आप हमेशा देते हैं। अपने जहन से काम लेने की कोशिश ना करें या शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें। तो हुआ यह था कि जाली खबर जो चलाई थी वो इंडियन मीडिया ने चलाई थी, उन्होंने पहले फैलाई थी बकौल जो अभी तक सोर्सेज सामने आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है। लेकिन जो पाकिस्तानी टाउट्स हैं उन्होंने गेम चक के रख दी, पीएमएलएन के अकाउंट्स हो या दीगर हो। उन्होंने कहा जनाब कमाल ही हो गया भाई, आसिम मुनीर साहब के आगे बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप, इंज हो गया तो उंज हो गया। कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, ऐसी ऐसी कहानियां जमीन आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए कि पता नहीं क्या हो गया। भगड़े डाल दिए, गिद्दे डाल दिए, इन्होंने माये गाना शुरू कर दिए आसिम मुनीर साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो तो काम ही कोई नहीं हुआ, बल्कि व्हाइट हाउस की तरदीद छाप दी गई। अब इस सारे मामले के ऊपर एक सुबकी सी हुई है और मेरे ख्याल में यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है कि जब कोई खुशामद कर रहा हो तो तब भी उससे बचना चाहिए, क्योंकि खुशामद के नतीजे में भी बाद में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसराइल और ईरान की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले गंडापुर साहब की जो बारीक वारदात है इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफी तशवीश पैदा हुई है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन तफसीली जो पार्टी का मौकिफ है वो मैं लेने की कोशिश करूंगा। जुबैर अली खान साहब ने इस पे खबर दी है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें बड़ी तशवीश है और वो बहुत परेशान है गंडापुर के स्टेटमेंट्स को लेकर। यानी अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी कमजोर है बेचारी, वो इतने कमजोर लोग हैं जो लगे हुए हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से सवाल भी नहीं पूछ सकते।
और जो भी अली अमीन गंडापुर से जवाब तलबी करना चाहता है उसकी कहीं और से जवाब तलबी हो जाती है, या इदारे हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने पहले 2 मरतबा देखे ना, इसको बारीक वारदात को आप समझिए। गंडापुर साहब क्या रहे हैं, गंडापुर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कोई अस्करियत पसंद इस्तेमाल कर सकता है, टीटीपी इस्तेमाल कर सकती है, कोई मजहबी जनूनी जमात इस्तेमाल कर सकती है, कोई ऐसी जमात जिसका कोई और मिशन हो वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ लोगों में मकबूल जमात जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी नुमाइंदगी है, ऐसी जिम्मेदार जमात का कोई भी जिम्मेदार रुकन ऐसी बात नहीं कर सकता। गोलियां मारेंगे, हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां चलाएंगे। भाई जब इमरान खान ने पहले देखे ना, बारीक वारदात यह है कि इमरान खान ने तो अब इस्लामाबाद बुलाया ही नहीं, अडयाला जेल बुलाया ही नहीं, तो आप मुंह उठा के लोगों को क्यों कह रहे हैं कि जनाब अडयाला जेल जाएंगे हम बंदूकें लेकर। हालांकि इसी अली अमीन गंडापुर ने मुझे बहुत पहले ये बात एक दिन बताई थी, और ये गवाही भी देंगे कि इन्होंने मुझे बताई थी कि इमरान साहब, कई लोग ये कहते हैं कि अडयाला जेल चले जाओ, तो हमने अडयाला जेल कभी नहीं जाना। मैंने कहा जी